पैसे के बारे में सोचना अक्सर थोड़ा सिर घुमा देता है ना। हम इसे कमाते हैं, खर्च करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि पैसा असल में आता कहाँ से? मतलब बनता कैसे है? या जब हम टीवी पर सुनते हैं कि देश पर खरबों का कर्ज है, तो उसका उसका असल में मतलब क्या है? क्या हमें डरना चाहिए? आज हम इन्हीं बड़े और सच कहूं तो उलझे हुए सवालों की तह तक जाएंगे। हमारे पास एस&पी ग्लोबल के पूर्व वाइस चेयरमैन और अर्थशास्त्री पॉल शेड की किताब द पावर ऑफ मनी के कुछ शानदार हिस्से हैं। हमारा मिशन है शेड के विश्लेषण की मदद से पैसे की दुनिया के कुछ सबसे बड़े मिथक को तोड़ना और ये समझना कि सरकारें और बैंक असल में हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन कैसे चलाते हैं। सब कुछ इसी से जुड़ा है। आज की बातचीत का मकसद ही यही है कि इन मुश्किल आइडियाज को आसान बनाया जाए ताकि हम सब आर्थिक खबरों और बहसों को बेहतर तरीके से समझ सकें। जी तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। पैसा बनता कैसे है? हाँ, यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को, सच कहूं तो मुझे भी यही लगता था कि पैसा कमाने या निवेश करने से आता है। पर किताब कहती है कि ये तो बस पैसे का हाथ बदलना है, पैसा बनाना नहीं। असल में पैसा 3 मुख्य तरीकों से बनाया जाता है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा आइडिया है। हाँ, और ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। पहला और सबसे आम तरीका है कमर्शियल बैंकों का लोन देना। जब कोई बैंक मान लीजिए किसी को घर खरीदने के लिए लोन देता है, तो वो अपने लॉकर में रखे किसी और के पैसे को उधार नहीं दे रहा होता। अच्छा। नहीं, वो उसी पल अपने कीबोर्ड पर कुछ बटन दबाकर आपके अकाउंट में डिजिटल पैसा बना देता है। ये लोन ही है जो नया पैसा बनाता है। ये बैंकिंग सिस्टम की एक कह सकते हैं मूलभूत सच्चाई है। एक मिनट, ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। मतलब ये किसी और की सेविंग्स नहीं है, बैंक इसे बस हवा में से बना रहे हैं। एक तरह से हाँ। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का विकास इस बात पर टिका है कि बैंक कितना लोन देने को तैयार है। अगर वो डर जाएं और लोन देना बंद कर दें, जैसे 2008 के संकट में हुआ था, तो क्या अर्थव्यवस्था सचमुच रुक जाएगी? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। एग्जैक्टली यही होता है। जब बैंक आत्मविश्वास से भरे होते हैं और ज्यादा लोन देते हैं, तो अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ता है और वो तेजी से बढ़ती है। और जब वो घबरा जाते हैं और लोन देना कम कर देते हैं, तो पैसे का बनना वो रुक जाता है और अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाती है या मंदी में चली जाती है। ओह। इसीलिए इसे नियंत्रित करने के लिए सेंट्रल बैंक नियम बनाते हैं, जैसे कि बैंकों को कितना रिजर्व रखना होगा ताकि वो अंधाधुंध पैसा ना बना सकें। उनके पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन उस पर लगाम भी है। ठीक है, तो पहला तरीका तो समझ आया कि बैंक लोन से पैसा बनाते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन दूसरा तरीका, सरकारी घाटा, ये थोड़ा अजीब लगता है। क्या आप इसे और सरल शब्दों में समझा सकते हैं कि सरकार का ज्यादा खर्च करना वो असल में नया पैसे कैसे बनाता है? जरूर। दूसरा तरीका है सरकार का बजट घाटा, जिसे हम फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, सरकार की एक कमाई है जो टैक्स से आती है और एक खर्चा है सड़कें, अस्पताल, सेना, ये सब। हम्म। तो जब सरकार अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देती है, तो जो गैप होता है ना, हाँ, जो घाटा होता है। बिल्कुल, उस घाटे को पूरा करने के लिए वो अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं नया पैसा इंजेक्ट करती है। मान लीजिए सरकार ने एक कंपनी को हाईवे बनाने के लिए 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया। वो कंपनी अपने कर्मचारियों को सैलरी देगी, मटेरियल खरीदेगी। ये 100 करोड़ रुपए लोगों और कंपनियों के बैंक खातों में डिपॉजिट के रूप में पहुंचेंगे, जिससे सिस्टम में पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन एक सवाल है, अगर सरकार लगातार घाटे में चलती है और नया पैसा डालती रहती है, तो क्या इससे बहुत ज्यादा महंगाई नहीं होगी? यही तो वो बात है जिससे सब डरते हैं कि सरकार बस नोट छाप रही है। ये एक बहुत बहुत वाजिब सवाल है। और हाँ, अगर ये बिना सोचे समझे किया जाए तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। देखिए, सरकार सीधे नोट नहीं छापती। वो बॉन्ड जारी करके बाजार से उधार लेती है, जिसे बैंक और दूसरे निवेशक खरीदते हैं। लेकिन इसका अंतिम प्रभाव अर्थव्यवस्था में पैसा डालना ही होता है। संतुलन बहुत जरूरी है। और यहीं पर तीसरा तरीका आता है, जो इन सबको आपस में जोड़ता है, सेंट्रल बैंक का संपत्ति खरीदना। इसे हम थोड़ी देर में और गहराई से समझेंगे, क्योंकि ये एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। ठीक है, तो सरकार के घाटे वाले खर्च से हम सीधे उस विषय पर आते हैं जिससे बहुत से लोग डरते हैं, सरकारी कर्ज। किताब में अमेरिका के 31.24 ट्रिलियन डॉलर के राष्ट्रीय कर्ज का जिक्र है। ये आंकड़ा सुनकर ही चक्कर आ जाते हैं। आम धारणा यही है कि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों पर एक बहुत बड़ा बोझ है। और
शीट के अनुसार यहीं पर एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है, जिसे वो सरकार एक परिवार की तरह है वाली भ्रांति कहते हैं। हम सोचते हैं कि जैसे एक परिवार को या एक बिजनेस को अपना कर्ज चुकाना पड़ता है, वैसे ही सरकार को भी चुकाना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सरकार अलग है। एक ऐसा देश जो अपनी खुद की करेंसी छापता है, जैसे अमेरिका डॉलर छापता है या भारत रुपया, वो अपनी करेंसी में लिए गए कर्ज पर कभी दिवालिया नहीं हो सकता। कभी नहीं। कभी नहीं। क्यों? क्योंकि जरूरत पड़ने पर वो और पैसा बना सकता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये समझना मुश्किल है। हम हमेशा सुनते हैं कि देश पर इतना कर्ज है। क्या ये सच में चिंता की बात नहीं है, खासकर जब हम श्रीलंका या ग्रीस जैसे देशों को कर्ज के संकट में फंसते देखते हैं? बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना जरूरी है। श्रीलंका और ग्रीस जैसे देश ज्यादातर विदेशी करेंसी में कर्ज लेते हैं, जैसे डॉलर में। जब उन्हें वो कर्ज चुकाना होता है तो उन्हें पहले डॉलर कमाने पड़ते हैं। अगर वो पर्याप्त डॉलर नहीं कमा पाते तो वो दिवालिया हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन जो देश अपनी ही करेंसी में कर्ज लेता है, उसके साथ ये समस्या नहीं है। उसके लिए कर्ज चुकाने का मतलब है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अपनी ही करेंसी को ट्रांसफर करना। शीट का तर्क है कि इस कर्ज को बोझ के बजाय एक आर्थिक उपकरण के रूप में देखना चाहिए। एक उपकरण। हाँ, जब सरकार स्कूल, हाईवे या ग्रीन एनर्जी पर खर्च करने के लिए कर्ज लेती है तो वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए सिर्फ देनदानी नहीं बल्कि संपत्ति भी बना रही होती है। तो फिर ये जो हम कर्ज से जीडीपी अनुपात, मतलब डेट टू जीडीपी रेशियो के बारे में सुनते हैं, जी, क्या वो भी भ्रामक है? शीयर्ट का मानना है कि हाँ, ये काफी भ्रामक है। इसे ऐसे सोचें, अगर कोई व्यक्ति एक साल में 10 लाख कमाता है और उस पर 20 लाख का होम लोन है तो उसका कर्ज से आय अनुपात 200% है। जो बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन अगर वो लोन 30 साल के लिए है और उससे उसे घर मिल रहा है जिसकी कीमत बढ़ रही है, तो ये एक अच्छा निवेश है। सरकार का कर्ज भी कुछ ऐसा ही है। सिर्फ कर्ज का आंकड़ा देखने के बजाय ये देखना ज्यादा जरूरी है कि उस पैसे का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है। क्या उससे देश की उत्पादकता बढ़ रही है? ठीक है, ये तर्क समझ में आता है, लेकिन निश्चित रूप से इसके कुछ जोखिम भी होंगे। किताब में आलोचकों के दृष्टिकोण का भी जिक्र है, जैसे IMF या CBO। वो क्या कहते हैं? हाँ, और ये संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। आलोचक चेतावनी देते हैं कि बहुत ज्यादा कर्ज होने से ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि इस सरकार को निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ज्यादा ब्याज देना पड़ सकता है। इससे निजी कंपनियों के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है और अर्थव्यवस्था धीमी पड़ सकती है। दूसरा बड़ा जोखिम यह है कि अगर सरकार पर पहले से भी बहुत ज्यादा कर्ज है तो भविष्य में किसी और संकट, जैसे एक और महामारी या युद्ध से निपटने के लिए उसके पास खर्च करने की गुंजाइश कम रह जाती है। सही। इसलिए बहस सिर्फ इस पर नहीं होनी चाहिए कि कर्ज कितना है, बल्कि इस पर होनी चाहिए कि उस पैसे का इस्तेमाल कितने प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। तो सरकार कर्ज के जरिए अर्थव्यवस्था में पैसा डाल सकती है और बैंक लोन देकर, लेकिन इस पूरे सिस्टम को नियंत्रित कौन करता है? मुझे लगता है कि यहीं पर सेंट्रल बैंक की भूमिका आती है ना, जो इस सब पर नजर रखता है। बिल्कुल। सेंट्रल बैंक जैसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व या भारत का रिजर्व बैंक इस पूरे मौद्रिक सिस्टम का रेफरी है। उनका एक मुख्य काम है महंगाई को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना, जिसे प्राइस स्टेबिलिटी कहते हैं। हाँ, और किताब में बताया गया है कि ज्यादातर सेंट्रल बैंक लगभग 2% की महंगाई दर का लक्ष्य रखते हैं। ये मुझे हमेशा अजीब लगता है। शून्य क्यों नहीं? शून्य महंगाई सबसे अच्छा नहीं होगा? ये एक बहुत ही सहज सवाल है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, महंगाई को मापना बहुत मुश्किल है और उसमें थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं, तो 2% का लक्ष्य एक सेफ्टी बफर देता है ताकि हम गलती से अपस्फीति यानी डिफ्लेशन में ना चले जाएं। दूसरा कारण है वेज रिजिडिटी या मजदूरी की कठोरता। सरल शब्दों में, कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी आसानी से कम नहीं कर पाती, भले ही अर्थव्यवस्था धीमी हो रही हो। थोड़ी महंगाई होने से कंपनियों को असल में वेतन लागत को एडजस्ट करने में मदद मिलती है, बिना किसी की सैलरी काटे। और अपस्फीति या डिफ्लेशन इतना बुरा क्यों है? कीमतों का कम होना तो ग्राहकों के लिए अच्छा होना चाहिए। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था के लिए एक खतरनाक जाल है। अगर लोगों को लगे कि कीमतें भविष्य में और गिरेंगी तो वे अपना खर्च टाल देंगे। वे सोचेंगे मैं ये कार या फोन अगले महीने खरीदूंगा, तब ये और सस्ता हो जाएगा। जब हर कोई ऐसा करने लगता है तो मांग घट जाती है, कंपनियां उत्पादन कम कर देती हैं, लोगों की नौकरियां जाने लगती हैं और अर्थव्यवस्था एक दुष्चक्र में फंस जाती है। अच्छा। 2% महंगाई इस खतरे से बचाती है। ठीक है, ये समझ आया। और जब अर्थव्यवस्था को संभालने के पारंपरिक उपकरण जैसे ब्याज दरों को कम करना काम नहीं करते, तब एक बहुत बड़ा और जटिल शब्द सामने आता है,
क्वांटिटेटिव ईजिंग या क्यूई, ये क्या बला है? क्यूई सेंट्रल बैंक का एक तरह का ब्रह्मास्त्र है। जब ब्याज दरें पहले से ही लगभग शून्य पर होती हैं और सेंट्रल बैंक को अर्थव्यवस्था में और जान फूकनी होती है, तो वो क्यूई का इस्तेमाल करता है। इसमें सेंट्रल बैंक बड़े पैमाने पर वित्तीय संपत्तियां, मुख्य रूप से सरकारी बॉन्ड्स खरीदता है। इसे अक्सर पैसा छापना कह दिया जाता है, लेकिन ये उससे कई ज्यादा जटिल है। सेंट्रल बैंक असल में नए नोट नहीं छापता, बल्कि वो कमर्शियल बैंकों को डिजिटल रिजर्व देता है और बदले में उनसे बॉन्ड खरीद लेता है। इसका मकसद होता है सिस्टम में लिक्विडिटी यानी नकदी बढ़ाना, लंबी अवधि की ब्याज दरों को कम करना और बैंकों को ज्यादा लोन देने के लिए प्रोत्साहित करना। हमने इसे 2008 के वित्तीय संकट के बाद और हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते देखा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्यूई की एक बहुत बड़ी आलोचना ये है कि ये अमीरों को और अमीर बनाकर धन की असमानता को बढ़ाता है, क्योंकि जब सेंट्रल बैंक बॉन्ड खरीदता है तो इससे स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी जैसी संपत्तियों की कीमत बढ़ जाती है, जिनका ज्यादातर हिस्सा अमीर लोगों के पास होता है। क्या ये सच है? इसमें काफी सच्चाई है। ये क्यूई का एक जाना माना साइड इफेक्ट है। शेड इस बात को स्वीकार करते हैं कि क्यूई से संपत्ति की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे उन लोगों को ज्यादा फायदा होता है जिनके पास पहले से ही वित्तीय संपत्ति है। तो फिर? लेकिन उनका तर्क है कि ये एक जटिल मुद्दा है। क्यूई का मकसद पूरी अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाना होता है, जिससे लाखों नौकरियां बचती हैं जो गरीबों और मध्यम वर्ग की मदद करती हैं। उनका सुझाव है कि क्यूई के इस साइड इफेक्ट का समाधान सरकार की खर्च और टैक्स वाली पॉलिसी यानी फिस्कल पॉलिसी से किया जाना चाहिए। सरकार अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाकर या गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाकर इस असमानता को सीधे तौर पर कम कर सकती है। तो हमने आज कुछ बहुत बड़ी धारणाओं को चुनौती दी है। पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता, इसे बैंक और सरकारें मिलकर बनाती हैं। सरकारी कर्ज जरूरी नहीं कि आने वाली पीढ़ियों पर एक बोझ हो, बल्कि ये भविष्य के लिए एक निवेश का उपकरण हो सकता है। और सेंट्रल बैंकों के पास अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए क्यूई जैसे शक्तिशाली लेकिन विवादास्पद उपकरण होते हैं। बिल्कुल। इन अवधारणाओं को समझने से हमें न सिर्फ बेहतर जानकारी मिलती है, बल्कि ये हमें अपने चारों ओर की आर्थिक दुनिया को एक नए नजरिए से देखने की शक्ति देता है। जब अगली बार कोई महंगाई, सरकारी कर्ज या सेंट्रल बैंक की पॉलिसी के बारे में बात करे, तो हम उस बातचीत में ज्यादा सार्थक रूप से शामिल हो सकते हैं। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? यहाँ एक विचार छोड़कर जाते हैं। किताब में एलन मस्क और जेफ बीजोस जैसे लोगों की खरबों की संपत्ति और दूसरी तरफ समाज में मौजूद गरीबी के बीच के भारी अंतर पर प्रकाश डाला गया है। अक्सर धन की इस विशाल असमानता को पूंजीवाद का एक प्राकृतिक परिणाम मान लिया जाता है, जैसे कोई कुदरती नियम हो। तो सोचने वाली बात यह है, अगर पैसा, कर्ज और पूरी अर्थव्यवस्था की ये व्यवस्था, जैसा कि हमने आज चर्चा की, इंसानों द्वारा बनाए गए नियम और प्रणालियां हैं, ये कोई प्रकृति का नियम नहीं है, तो क्या धन की असमानता, जिसे इसका परिणाम माना जाता है, सच में अपरिहार्य है, या ये उन विकल्पों का नतीजा है जिन्हें हम एक समाज के रूप में बदल सकते हैं?